स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल HBN क्लासेस पर। तो जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर 6 तक देख लिया होगा, आप कल पढ़ाया था हमने अपवर्तन के नियम और अपवर्तन क्या होता है। ठीक, आज उसी लेसन में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम बताने जा रहे हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग चैनल में नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो शुरू करते हैं लोग। अब पहला क्वेश्चन दिए हैं कि दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। ठीक, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। ठीक, अब देखो दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर, सीमा पृष्ठ मान लिया ये है। ठीक, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। मान लीजिए प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन कोण, तो सीमा पृष्ठ पर जब लंबवत आपतित होगी कोई भी प्रकाश किरण तो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक, इसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगी। ये ऐसे दिव्य प्रकाश किरण पड़ी फिर क्या होगी, इधर से अपवर्तित होकर पुनः इसी मार्ग पर लौटेगी। तो इसका अपवर्तन कोण होगा ना, वो होगा क्या हमारा 0 अंश, क्योंकि एक भी कोण नहीं बनेगा उस पर, तो कैसा होगा हमारा 0 अंश। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन क्या सही है, 0 अंश। ठीक, फिर दूसरा दिए हैं क्वेश्चन, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तो अपवर्तित किरण विचलित होती है। ठीक, बोला है कि यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। ठीक, तो अपवर्तित किरण बताना है, अपवर्तित किरण का जो विचलन है वो हमें बताना है। ठीक, तो क्या करेंगे, जो हमारा आपतन कोण है कितना 42 अंश, तो आपतन कोण क्या होता है, आई का भी बताया था कि आपतन कोण कितना है 42 अंश। ठीक, आपतन कोण कितना है 42 अंश है। अपवर्तन कोण आर कितना है 30 अंश। तो जब अपवर्तित किरण के विचलन, तो विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, विचलन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, I माइनस आर, आई कितना है 42 अंश और आर 30 अंश। ठीक, तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 12 अंश। तो विचलन कितना आ जाएगा 12 अंश। तो ऑप्शन इसमें जो बन गए हैं 12 अंश 72 अंश 1.4 sin 42 कौन sin 30। ठीक, तो ऑप्शन इसके नंबर कौन सा सही होगा, पहला। ठीक, 12 अंश आएगा इस पर। ठीक, फिर तीसरा दिए हैं कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब वायु मतलब एयर, एयर के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिए हैं 1.5, 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये क्या लिखा है 1/5, तो कांच के सापेक्ष मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रखा है। ठीक, तो मतलब ये क्या लिखा है, वायु के सापेक्ष कांच का पूछ लिया, उसी को उल्टा कितना कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। देखो इसको हम लिख सकते हैं जो 1.5 है उसको लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 3/2। तो जो GNA होगा मतलब कांच के सापेक्ष, तो इसी का विपरीत हो जाएगा कितना 2/3। ठीक, जो GNA होगा इसी का विपरीत हो जाएगा 2/3। अब 3 से इसमें भाग दे देंगे, 3 से 2 का भाग दे दो, कटेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, कुछ आएगा 18। ठीक, बचेगा 2, फिर 6 बार करता चले जाएगा, 6 बार तो इसलिए क्या करते हैं सीधा डायरेक्ट लगभग 7 बार मान लेंगे कट जाएगा। तो कितनी बार कटेगा 0.67, तो GNA कितना आ जाएगा 0.67। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना आ गया 0.67। तो इस पर ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन दिए हैं 3.0, 1.50, 0.75, ठीक 0.67। कौन सा ऑप्शन सही है, फोर्थ नंबर 0.67। ठीक, तो ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे
आगे चौथा दिए हैं, चौथा क्वेश्चन क्या दिए कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। ठीक, सेम इसी प्रकार लगेगा। उधर क्या है 3/2 रखा है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ANG कितना दे रखा है 3/2, तो GNA पूछे है सेम इसी प्रकार, तो GNA क्या आ जाएगा 2/3, GNA कितना आ जाएगा 2/3, तो 2/3 वाला ऑप्शन सही है। ठीक, ये वाला है। फिर पांचवा नंबर, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है। तो वायु फिर बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर, तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होता है। ठीक, ये दिए तो कांच में प्रकाश की चाल, जो कांच में प्रकाश की चाल होती है क्या होता है Vg, उसको Vg से प्रदर्शित करते हैं। Vg बराबर क्वेश्चन मार्क, और Vg बराबर होता है C/ANG, या C/N भी कहीं पे लिखा होता है। अब इधर ANG है तो C/ANG लिखेंगे, तो C का मान 3 × 10⁸, फिर ANG 3/2। ठीक, 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। Vg का मान कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इस पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, दूसरा। ठीक, दूसरे में दिए हैं कि 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये हो गया हमारे 5 ये क्वेश्चन हो गए। अब आगे आप लोगों को बताना जा रहे हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश, ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। ठीक, ये होगा इसका आंसर। ठीक, फिर अगला सातवें नंबर में दिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। सातवां दिए हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं कांच से जल में,
सेकंड ऑप्शन दिए हैं जल से कांच में, फिर थर्ड ऑप्शन दिए हैं जल से वायु में, फोर्थ ऑप्शन दिए हैं कांच से वायु में। ठीक, तो दिए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। ठीक, तो देखो कांच से जल में पहला वाला दिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ठीक, तो सघन माध्यम से विरल कांच से वायु में, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। फिर कांच से जल में भी जब प्रवेश करती है प्रकाश किरण तो पूरा आंतरिक परावर्तन हो जाता है। फिर जल से वायु में भी जब जाती है प्रकाश किरण, जल से वायु में जब प्रकाश किरण जाती है तब भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती कौन सी स्थिति में नहीं, जब जल से कांच में, जल से कांच में प्रकाश किरण कभी नहीं जा सकती, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही गए नहीं। तो जल से कांच में प्रकाश किरण बोला है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। कहा जाता है जल से कांच में, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं होता। ठीक, ये हो गया 7वां नंबर। अब 8वां नंबर है 8वां नंबर स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम लिखिए। तो हमने कल भी बताया था स्नेल का नियम क्या होता है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n। ठीक, कहीं कहीं पर लिखा जा जाता है ang। ang मतलब क्या, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसलिए अपवर्तनांक जो होता है कोई के वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हो तब भी sin i अपॉन sin r से लगाना हो तो लगा सकते हैं, या फिर जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया होना चाहिए, तो इसलिए n डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, ये हो गया स्नेल का नियम। फिर 9वां नंबर है क्वेश्चन कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध का सूत्र लिखिए। ठीक, 9वां क्वेश्चन दिए गया है कि क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक के संबंध का, अपवर्तनांक में संबंध का सूत्र लिखिए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा n बराबर 1 अपॉन sin c, तो वही होता है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध n इज इक्वल टू 1 अपॉन sin c। इस फार्मूले का प्रयोग क्रांतिक कोण दिया हो तो अपवर्तनांक ज्ञात करने में, अगर अपवर्तनांक दिया हो क्रांतिक कोण पूछे हो तो तब इसका प्रयोग निकालने में करते हैं। क्या, क्रांतिक कोण निकालने में, और अपवर्तनांक दिया, अगर अपवर्तनांक दिए तो क्रांतिक कोण निकालने के लिए बोलेगा, अगर क्रांतिक कोण दिए होगा तो अपवर्तनांक निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब अगला 10वां क्वेश्चन इसी के रिलेटेड सवाल है। दसवां सवाल इसी से रिलेटेड है। बोल रहा है किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांतिक कोण
45 अंश है। तो वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक बताइए। उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, अपवर्तनांक बताइए। इसी से रिलेटेड सवाल है, ठीक। तो बोल रहा है किसी द्रव का वायु के सापेक्ष क्रांति कोण 45 अंश है। तो क्रांति कोण को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, कितना दे रखा है 45 अंश, ठीक। तो द्रव वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब n पूछे या फिर वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या लिखते हैं ANW बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सीधा इसी फार्मूले पर रख देंगे ANW बराबर 1/sin c, ठीक। तो ANW बराबर क्या हो जाएगा 1/sin c है, तो sin c का मान कितना दे रखा है 45। अब sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2। अब क्या करेंगे, देखो इसके भी बटे अगर 1 मान ले, 1/1 लिखा है, बटे 1/√2 लिखा है, तो √2 क्या हो जाएगा ऊपर, तो ANW क्या आ जाएगा हमारा √2। तो जो अपवर्तनांक होगा वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा √2, ठीक। ये हो गया आपका 10वां नंबर भी। फिर आगे दिए हैं, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में। आप लोगों को कल बताया था अपवर्तन के नियम लिखिए, अपवर्तन के नियम लिखिए, ये भी आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से, ठीक। फिर स्नेल का नियम तो हो ही गया है। फिर अपवर्तन के नियम, जो अपवर्तन होता है वो उसके दो प्रकार होते हैं, बताया था हमने कि अपवर्तन 2 प्रकार से होता है, ठीक। तो वो भी पूछ लेता है कभी-कभार, ठीक। तो ये इतने क्वेश्चन इस लेसन से बनते हैं, इतने क्वेश्चन हमने करा दिए इस लेसन से, अपवर्तन के लेसन से, प्रकाश के अपवर्तन के लेसन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। और आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और नए से नए वीडियो देखते रहिए।